अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर की। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को डिवाइड करें तो हम कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को दो मेजर पिलर्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हमारी आ जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग और यहाँ पे आ जाती है हमारी टिश्यू कल्चर। अब इनका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और टिश्यू कल्चर क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के केस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हम किसी और ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे कोई एनिमल है, उसमें इंसर्ट करते हैं और उसका वो जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस कराते हैं। तो कंसीडर कर लें हमारे पास ये ह्यूमन जीनोम है इस तरह से। यहाँ पे इंसुलिन की जीन है। ओके, हमने क्या करना है, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली क्या है, वो मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं और वो क्या करते हैं, डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट लगाते हैं। अब ये बहुत सारे हैं और डिफरेंट उनकी कटिंग साइड्स होती हैं, ये एक अलग डिबेट है। तो हमने ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे यूज़ किए और वो डीएनए का रीजन जिसको हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहा वो हमने आइसोलेट कर लिया। अभी तक ये जो रीजन है डीएनए का, ये जो इंसुलिन को इनकोड करेगा, ये हमारे अभी तक किसी काम का नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने एक वेक्टर में डालना है। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर बेसिकली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट करेंगे। अब इसके अंदर हमने इस जीन को इंसर्ट करना है, लेकिन इस तरह से तो ये इंसर्ट होगी नहीं। तो हमने क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसको कट करना है। तो ये कुछ इस तरह से अब ओपन अप हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जगह बनेगी। तो अब यहाँ पे आपने इस जीन को इंसर्ट कर देना है। अच्छा, ये सिर्फ जीन नहीं होती, ये पूरी कैसेट बनती है। कैसेट किस तरह से बनेगी कि इसका प्रमोटर होगा, ठीक है, रेगुलेटर हो सकता है, फिर ऑपरेटर हो सकता है, फिर इसका जो कोडिंग सीक्वेंस है, ये इसका जो जिसने इसको इंसुलिन को इनकोड करना है, इसको ओपन रीडिंग फ्रेम भी कह दें या कोडिंग सीक्वेंस कह दें, फिर इसका टर्मिनेटर होगा। अब ये पूरा एक कैसेट डिज़ाइन करना है आपने, तो ये सारा कैसेट ही यहाँ पे आएगा। तो थोड़ी सी अगर इसकी हम बात करें, ये जो हमारा प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या रीजन्स होनी चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले एक ORI होनी चाहिए, उसके बाद इसके पास MCS मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, और इसके पास कोई भी सिलेक्टेबल मार्कर जीन होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे हम फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये एंटीबायोटिक जीन भी हो सकती है या कोई फ्लोरेसेंस की जीन भी हो सकती है, जैसे कि GFP हो गई हमारे पास। अच्छा, अब इसकी इंसर्शन होनी है यहाँ पे और इसको सील करेगा DNA लाइगेज, ये एंजाइम है, और यहाँ पे अब ये ज्वाइन हो गया। इसको अब आपने ट्रांसफ़र कर देना है कहाँ पे, बैक्टीरिया के अंदर। ये जो है मॉडिफाई हुआ प्लाज्मिड है, इसके अंदर ये आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये चला जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, इसका वैसे पूरा प्रोटोकॉल है कि बैक्टीरिया में किस तरह से डालना है, हम जस्ट कंसेप्ट को समझेंगे। तो बैक्टीरिया के अंदर इस तरह से, ठीक है, ये अब यहाँ पे आ चुका है। तो अगर हमने बैक्टीरिया से इंसुलिन लेनी है तो अब यहाँ पे ये रेप्लिकेट भी करने लग जाएगा, अपनी कॉपीज़ भी बनाने लग जाएगा और उसकी प्रोडक्शन भी इंसुलिन की करने लग जाएगा। आप फिर इस बैक्टीरिया से इंसुलिन हासिल कर सकते हैं। बट अगर आपने इस जीन को आगे किसी, जैसे एग्रोबैक्टीरियम की बात करें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस की, तो हम क्या करते हैं, उसमें जो जीन हमने प्लांट में डालनी है वो बैक्टीरिया में डालते हैं। बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है उस कैलस को, वैसे प्लांट को भी इन्फेक्ट करता है, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास उसके कैलस के सेल्स हैं। तो बैक्टीरिया ने इसको इन्फेक्ट करना है और जब ये कैलस, इसकी रूटिंग होगी, फिर शूटिंग होगी, ठीक है। तो ये जब पूरा पौधा बनेगा, ये जो प्लांट बनेगा, ये होगा ट्रांसजेनिक प्लांट। अब यहाँ पे तो आपने इंसुलिन की जीन तो नहीं डाल सकते, आपने कोई ऐसी जीन डालनी है जो इसकी यील्ड को इंक्रीज़ करे, इसकी हाइट को इंक्रीज़ करे। तो इस तरह का कोई ट्रेट आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू है कि हम बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कर क्या रहे होते हैं। तो इसका कंसेप्ट ये है कि हमने DNA का टुकड़ा एक जगह से लेके किसी दूसरी जगह डालना है, ठीक है।
ये प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है या ह्यूमन हो सकता है। वैसे ह्यूमन क्लोनिंग पे पाबंदी है, तो यूजुअली प्लांट और एनिमल ही आप कंसिडर करें। तो इस सारे प्रोसेस का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो प्लाज्मिड बनाया डीएनए का वो मॉलिक्यूल जो बाहर से था, इसको कहेंगे ट्रांसजीन। और जो जिस पौधे में गया उसको ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे, एनिमल में गया तो ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे। और दूसरा ये है कि इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। और इस टेक्नोलॉजी को कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसकी मदद से ही हम इस तरह के हाई यील्डिंग वैरायटीज़ बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस अपनी स्लाइड की तरफ। अब ये कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीनोम और डीएनए यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टू अल्टर इट्स कैरेक्टर्स। तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को या उसके डीएनए को अल्टर कर रहे हैं ताकि आप उससे अपनी मर्जी के ट्रेड्स हासिल कर सकें। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? आपने पहले डीएनए कट करना है जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद आपने उसको मॉडिफाई करना है और इंसर्ट करना है वेक्टर के अंदर, और वो वेक्टर एज अ व्हीकल काम करेगा और आपके डीएनए को उस ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस कराएगा जहाँ पे आप उसका एक्सप्रेशन चाह रहे हैं। अब इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपने अनवांटेड जीन्स को रिमूव करना है और यूजफुल जीन्स को इंसर्ट करना है, जिससे क्या होगा, एक्सप्रेशन मॉडिफाई होगा। अब इसमें टूल कौन कौन से यूज होते हैं? पहला टूल है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी हमने कहा। ये क्या करते हैं? डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करते हैं और इनके पास रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। हर एंजाइम डिफरेंट साइट पे कट करेगा। और इसकी एग्जांपल हम EcoR1 से ले सकते हैं। इकोलाई से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया गया उसका नाम हमने EcoR1 दिया। EcoR3 भी है। 1 2 3 ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उनको रिप्रेजेंट करता है। और फिर ये ऑर्गेनिज्म और जीनस, उसकी स्पीशी और जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे? दो तरह के एंड्स बनाएंगे। एक वो जो स्टिकी एंड्स होंगे, लाइक डीएनए हमारा कुछ इस तरह का था, इसको रब करते हैं, और डीएनए कुछ इस तरह का था। तो जब यहाँ से कट लगा, दो जगह पे कट लगा, अब जो डीएनए बन गया है, ये बीच वाला जो टुकड़ा है उसका इस तरह से, इसको कहेंगे ब्लंट एंड। डबल स्ट्रैंडेड है ना, एक स्ट्रैंड ये हो गया और एक स्ट्रैंड ये हो गया। तो इधर से भी ये पूरा है, इधर से भी ये पूरा है, कोई ओवरहैंग नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ब्लंट एंड। और दूसरी कंडीशन क्या है? जहाँ पे हमारे पास स्टिकी एंड बन रहे हैं, उसको हम बना के देखते हैं कि कैसे है। तो इस केस में ये होता है कि ये कुछ कट इस तरह से लगता है, ठीक है। तो ये जब डीएनए का टुकड़ा बनेगा, ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा, जी यूं। अब इसके पास स्टिकी एंड्स हैं, यहाँ से एडहेसिव एंड्स हैं या फ्लैंकिंग एंड्स हैं, और यहाँ से एडहेसिव एंड्स हैं या फ्लैंकिंग एंड्स हैं। तो ये जब अपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ ये रीजन जाएगी तो ये बाइंड कर जाएगी उसके साथ। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में दोनों एंड्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ये फिर किसी लेक्चर में इस पे ना हम जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में, तो हम इसको कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम ये याद रख लेते हैं कि दो तरह के एंड्स होते हैं, एक स्टिकी एंड्स हैं, दूसरे ब्लंट एंड्स हैं। अब इसके बाद डीएनए लाइगेज, जो कि एक मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करती है, ये उन दो टुकड़ों को, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और जो हमारा वेक्टर है, उन दोनों को आपस में ज्वाइन करती है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाती है। और जो हमारा वेक्टर है वो एज अ कैरियर या एज अ व्हीकल काम करता है, जो कि हमारे डीएनए को लेके जाएगा उस ऑर्गेनिज्म के जीनोम तक। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ही ले लें, जैसे आप कभी ट्रैवल करते हैं तो आप गाड़ी, बाइक या कोई रिक्शा के जरिए ट्रैवल करते हैं। तो सेम हमारा प्लाज्मिड या हमारा वेक्टर जो है यहाँ पे, वो यही काम करता है। वो हमारे डीएनए को कैरी करके लेके जाता है और हमारे जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है या जो डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देता है। अब इसमें हमारे पास ये डिफरेंट आ जाते हैं, बैक्टीरियोफेजेस हैं, प्लाज्मिड्स हैं, कॉस्मिड्स हैं और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं। अब किस ऑर्गेनिज्म में आप ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं, ये उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा चूज़ करेंगे। होस्ट ऑर्गेनिज्म हमारा क्या है? ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, यीस्ट भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल सेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारा ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस हो रहा है। हमारे पास एक बैक्टीरिया आया, हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड है। तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप है आइसोलेट प्लाज्मिड। हमने ये प्लाज्मिड इससे निकाल लेना है बाहर।
इस प्लाज्मिड को हमने कट करवाना है डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। अब ये क्या होगा, पहले क्लोज था, बिल्कुल सर्कुलर था, अब इसके अंदर इस तरह का एक गैप आ गया या ये टूट गया, यहाँ से इसको ओपन अप किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम वो सेल ले लेते हैं जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम उसको टोटल ही डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से वो जीन आइसोलेट कर लेते हैं जो जीन हमने इंसर्ट करानी है, या जीन ऑफ जो इंटरेस्ट है हमारा, हम उसको ले लेंगे। अच्छा, इसमें दो तरीके हो सकते हैं, एक तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से भी कट किया जा सकता है, दूसरा पीसीआर के ज़रिए भी उस जीन को एम्पलीफाई किया जा सकता है, तो वो जो आपको इजी लगे उस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अब क्या होगा कि हमारे पास डीएनए लाइगेज आएगा और ये यहाँ पे आके लाइगेट करेगा, इसको कहते हैं MCS रीजन, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। डीएनए लाइगेज ने इनको सील कर देना है और ये अब एक दूसरे का हिस्सा बन चुके हैं। हमारा जो प्लाज्मिड है वो राउंड ऑफ हो चुका है, अब इसका प्रमोटर काम करेगा और जैसे ही ये बैक्टीरियल सेल में जाएगा हमारी प्रोटीन प्रोडक्शन, अगर तो वो उसने बैक्टीरिया में प्रोटीन बनानी है तो वहाँ पे होने लग जाएगी। इन केस कि अगर ये बैक्टीरिया ये जो जिससे जस्ट कैरियर का काम कर रहा है, इसने आगे किसी होस्ट को इन्फेक्ट करना है तो ये होस्ट को इन्फेक्ट करेगा और जो ये डीएनए है ये होस्ट के जीनोम में ट्रांसफर कर देगा। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे होस्ट के जीनोम का पार्ट बन चुका है। तो अब हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डॉली शीप की। डॉली शीप का नाम आपने बहुत ही सुना होगा। तो ये एक इस तरह से बनाई गई, बेसिकली ये नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा नहीं हुई लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इसको बनाया गया। तो इसमें एक शीप ले ली गई जिसका नाम था डॉली। इससे क्या किया गया, सोमेटिक सेल ले लिए गए, सोमेटिक सेल से न्यूक्लियस रिमूव कर लिया गया और एक और शीप ली गई जिससे एग सेल लिया गया। अब ये जो न्यूक्लियस इधर से हमने रिमूव किया था इसको और सोमेटिक सेल को आपस में फ्यूज़ कराया गया, इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे चॉक लिखा हुआ है बट इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड किया गया। इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करने से होता क्या है कि जो हमारा सेल होता है, लाइक सेल कुछ इस तरह से है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक इसको मिलेगा तो इसने क्या करना है, यहाँ से पोर्स इसके अंदर क्रिएट हो जाने हैं और हमारा जो न्यूक्लियस है वो ईजिली इस मूव करके अंदर आ जाएगा। और जैसे ही वो शॉक रिमूव किया जाएगा तो सेल ने दोबारा क्या करना है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर ले लेनी है और न्यूक्लियस अब यहाँ पे आ चुका है। तो सेम इस केस में ये जो कंडीशन है हमारी ये बन चुकी है। अब आपको पता ही है कि एम्ब्रियो की एक सलाहियत होती है जिससे वो एक सेल से दूसरा सेल डिवाइड करने लग जाता है। तो ये डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, न्यूक्लियस भी सब में चला गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये एम्ब्रियो आगे, अब इस एम्ब्रियो को क्या किया गया कि एक और शीप के वोम में प्लेस कर दिया गया, उसके प्लेस्ड इन द यूट्रस ऑफ द फोस्टर मदर, इसको कहा गया फोस्टर मदर। अब ये फोस्टर मदर ने उसको कैरी किया, जो गेस्टेशन पीरियड है इसका शीप का वो जब पूरा हुआ तो उसके बाद एक जो बेबी डेवलप हुआ उसको नेम दिया गया डॉली शीप। तो ये जब बनी ये सेम अपनी माँ के कैरेक्टर्स रखती थी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से लिया गया था और इसकी उम्र भी इसकी माँ के बराबर थी। जब इसकी डेथ हुई तो डॉली शीप भी तब उतनी ही एज में मर गई। तो ये अब जीनोम में अगर चेंजेस की जाएं या इस लेवल पे अगर स्टडी चली जाए कि हम एज को भी कंट्रोल कर लें तो उसमें ये होगा कि फिर हम ये एज लिमिट, एज फैक्टर भी कैलकुलेट करके या उसको इंक्रीज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो बहरहाल हमारा मकसद यहाँ पे ये सारा प्रोसेस समझना है कि किस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। अब थोड़ा इस प्रोसेस को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पास दो प्लांट थे, प्लांट 1 और प्लांट 2। आपने दोनों प्लांट्स के डिजायर्ड रेट ले लिए, इधर से भी जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया और इधर से भी जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। दोनों के ट्रेड्स आपने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए और फिर क्या किया, इनको कट करवा लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। अब कट तो हो गए, सेम आपने क्या किया, एक वेक्टर भी यहाँ से ले लिया, वेक्टर को भी सेम एंजाइम से कट करा लिया, स्टिकी साइट्स बनी और आपने अपना डीएनए जो जीन की कैसेट आप कह लें वो इसके अंदर इंसर्ट करा दी। अब इसके साथ क्या था, इसके पास कुछ ऐसे करेक्टर्स थे जो कि जिसमें MCS आ जाती है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, सिलेक्टेबल मार्कर रीजन आ जाती है और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो इसको चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो अब यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट के अंदर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट करवा दिया। अब आपने बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म किया, इस प्लाज्मिड से आपका प्लाज्मिड यहाँ पे आ गया और
फिर आपने जो पौधे की प्रोटोप्लास्ट थी या एक्सप्लांट था उसको एक्सपोज कराया इस बैक्टीरिया से, तो इस बैक्टीरिया के पास एक नेचुरल मैकेनिज्म था जिसके तहत इसने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे इनके जीनोम में प्लेस करा दिया। और जैसे ही इन प्लांट्स को ग्रो कराया गया तो इन्होंने फिर दोबारा ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जो कि अब आपके ट्रेड्स को एक्सप्रेस करा रहे हैं। अब मे बी ये फ्रूट की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हो सकता है, हाई यील्ड प्रोडक्शन के लिए हो सकता है, हाइट के लिए हो सकता है, या जो भी आपका पर्पस था उसके लिए हो सकता है। तो वो पौधा आपने ऐसा पौधा बना लिया जो अब ये ट्रेड्स एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसके अब मेथड्स क्या क्या हैं, तो इस सारे प्रोसेस को हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। तो पहला आ जाता है हमारे पास फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड में फिर हम एक डिवीजन करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं। तो डायरेक्ट मेथड में बायोलिस्टिक्स या जीन गन का यूज़ किया जाता है। अब बायोलिस्टिक्स या जीन गन भी इस तरह से है कि आपके पास ये कुछ एक इस तरह की मशीन है, हीलियम सिलेंडर से यहाँ से ये पाइप कनेक्टेड है और यहाँ पे कुछ डिस्क है जो इस प्रेशर को बियर करेगी। जैसे ही ये प्रेशर अप्लाई किए करेगा कुछ लिमिट तक ये इसको बियर करेगी। उसके बाद यहाँ पे रप्चर डिस्क है और यहाँ पे एक फिर पार्टीशन है जो इस रप्चर डिस्क को जैसे ही ये प्रेशर इंक्रीज होगा रप्चर डिस्क ब्रेक होगी और ये इसको फिर यहाँ पे रोकेगी। अब इसमें भी पोर है और नीचे यहाँ पे जगह है जहाँ पे आपकी कैलस या आपका एक्सप्लांट का मटेरियल है। तो जब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे रप्चर डिस्क रप्चर होगी और यहाँ पे आपके डीएनए के पार्टिकल्स हैं, एक प्लेट सी कोटेड रखी गई है जिसके ऊपर आपने डीएनए के पार्टिकल्स कोट किए हुए हैं। ये प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा, आपके डीएनए के पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये आपके कैलस के सेल से पास करेंगे, आपके एक्सप्लांट से पास करेंगे। तो प्लांट सेल कुछ इस तरह का है और इसके अंदर बहुत बड़ा सारा वैक्यूल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो जैसे ही ये बम्बार्डमेंट हो रही है कुछ पास ऑन कर जाएंगे, आर पार चले जाएंगे और कुछ होंगे जो न्यूक्लियस के अंदर तक जाएंगे। अब जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए चला गया तो उसने वहाँ पे रिकम्बिनेशन की मदद से इंटीग्रेट कर जाना है और वो उस पौधे का पार्ट बन जाएगा। इसके बाद आपने इसको सिलेक्ट कैसे करना है। अब आपका जो डीएनए था वो लेबल्ड था, या तो वो जीएफपी प्रोटीन के साथ भी लेबल्ड था तो आप ये मार्कर यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स थी जो वहाँ पे प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप एंटीबायोटिक स्ट्रेस प्रोवाइड करके सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप इस केस में आप क्या करेंगे, आपने उस कैलस को एक ऐसी प्लेट पे एक ऐसे मीडिया पे ग्रो करना है जिसके अंदर एंटीबायोटिक डाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक है इसके अंदर और फिर ये आपके सेल्स यहाँ से इधर आ गए, वही सेल्स ग्रो कर सकेंगे जिनके अंदर आपका डीएनए गया हुआ है, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। और जीएफपी वाला अगर केस हो तो आपने फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के नीचे उन सेल्स को देखना है तो आपको पता चल जाएगा कौन से जीएफपी प्रोटीन ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो जीन गन है वो भी इस तरह की एक स्ट्रक्चर है, गन की फॉर्म में ये है। ठीक है, और इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है और यहाँ से डीएनए आपका बाहर आ सकता है। तो ये आप लीफ के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एनी हाउ इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसके अंदर आप करंट अप्लाई करेंगे तो वॉल्स के अंदर पोर बन जाएंगे। हीट शॉक में भी सेम होता है कि आपने फ़ौरन से हीट पे रख के फ़ौरन से आइस पे उसको रखना है, तो इस तरह हीट शॉक प्रोवाइड करते हैं। सिलिका कार्बाइड फाइबर्स होते हैं, कुछ इस तरह नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि उसकी वॉल के अंदर चुभती हैं, वहाँ पे पोर्स क्रिएट करती हैं और उन पोर से ही आपका डीएनए फिर मूव कर सकता है। सोनिकेशन इस तरह का एक है, आप अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं, फेजेस हैं, वायरसेस हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ व्हीकल या एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम इनडायरेक्ट में हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम टोमेफिशियंस आ जाता है और दूसरा सेम इस तरह का बैक्टीरिया है जिसको राइजोजीन्स कहते हैं। केमिकल्स में हमारे पास डेक्स्ट्रॉन है और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है। इन प्लांटों में हमारे पास फ्लोरल डिप जैसे मेथड आ जाते हैं। इस सारे प्रोसेस की अगर हम विजुअलाइजेशन देखें तो यहाँ पे है कि ये हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम है, इसके पास एक स्पेशलाइज्ड प्लाज्मिड है जिसको टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, उसके अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया है और फिर आपने इस बैक्टीरिया को उन सेल्स के साथ कल्चर किया है जो आपके प्लांट की कैलस है या एक्सप्लांट है। और इंक्यूबेशन के बाद क्या होगा कि बैक्टीरिया की मदद से आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सेल्स में चला जाएगा और उस सेल्स को जब आप ग्रो करवाओगे तो क्या होगा कि
आपके पास अब ट्रांसजेनिक प्लांट बनेगा। जो ट्रेट आपने यहाँ पे डाला था वो अब यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन उसका मिलेगा। ये हो गया एग्रोबैक्टीरियम मेथड। और दूसरा है हमारे पास पार्टिकल गन या पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे डीएनए पार्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया गया है ये पार्टिकल्स नीचे आएंगे, इस प्लेट्स के साथ टच करेंगे, आपके सेल्स के साथ टच करेंगे और डीएनए के अंदर आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंटीग्रेट कर जाएगा। उस सेल्स को जब आप ग्रो कराओगे तो आपके पास यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा या जो प्लांट बनेगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा, उसको हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। तो अब हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर की, कि प्लांट्स के अंदर जब हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको किस तरह से टिश्यू कल्चर की मदद से हम उसको पूरा पौधा बना सकते हैं। तो हमारे पास प्लांट्स के अंदर एक एबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। इस एबिलिटी से पौधे का कोई भी जो हिस्सा है, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, वो एक पूरा प्लांट बनाने के काबिल होता है। तो इस डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि हमने पौधे को लीव्स ले लिए, उसको शॉर्ट सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया, कट कर लिया, छोटे छोटे टुकड़े, इसको हम बोलेंगे एक्स प्लांट। इन टुकड़ों को हमने अब इंक्यूबेट कर लिया मीडिया के ऊपर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, बैक्टीरिया जो कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके आ रहा है उसके साथ इंक्यूबेट कर सकते हैं इस स्टेज पे। उसके बाद अब बैक्टीरिया अपना काम कर लेगा, वो इंसर्शन करा देगा उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की इन सेल्स के अंदर, और इस सेल्स से अब बनेगी कैलस। ये सेल्स इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और एक अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स बन जाएगा जिसको कहा जाता है कैलस। अब इस कैलस ने एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर बना दी। उस स्ट्रक्चर से क्या होगी, रूटिंग मीडिया पे अगर आप इसको डालें तो रूट्स निकलने लग जाएंगी जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, और उसके बाद फिर होगी इसकी शूट्स निकलने लग जाएंगी। अब ये जो प्लांट बन रहा है ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके अब बन रहा है, तो ये बड़े ही आइडियल इन्वायरमेंट में यहाँ तक आया है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली शिफ्ट कर देते हैं हार्श इन्वायरमेंट में तो ये यहाँ ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी की जाती है एक्लिमेटाइजेशन। इसको कंट्रोल कंडीशन में यहाँ पे भी ग्रो कराया जाएगा और फिर इसकी की जाएगी हार्डनिंग। उसके बाद ही इसको इन्वायरमेंट में लाया जाएगा ताकि ये इन्वायरमेंट कंडीशन तब फेस कर सके, अदरवाइज़ ये नहीं कर सकेगा। तो जब ये पौधा बड़ा होगा ये आपके ट्रेड्स लेके साथ बड़ा होगा, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है अब वो इसमें एक्सप्रेस होगा। अब इसके बाद बारी आती है कि कौन कौन से मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं जो हम सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वैसे 3 तरह के डिवाइड किया गया है। मॉर्फोलॉजिकल, फिनोटाइपिक वो होते हैं जो हमें नज़र आ रहे होते हैं ट्रेड्स। बायोलॉजिकल वो होते हैं जो कि आइसोजाइम है या प्रोटीन बाइंडिंग पैटर्न इनको कहा जाता है। और तीसरे मार्कर जो होते हैं वो जैसे कि हमारे पास नॉन पीसीआर बेस्ड हैं, हाइब्रिडाइजेशन, रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है, और फिर हमारे पास पीसीआर बेस्ड आ जाते हैं जिसके अंदर आरएपीडी है, रैपिड एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, एएफएलपी है, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, एसएसआर है। फिर हमारे पास डीएनए सीक्वेंस बेस्ड मार्कर्स हैं जिसमें हमारे पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मार्कर्स आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर्स हैं, एनजीएस मार्कर्स हैं और माइक्रोसैटेलाइट मार्कर्स। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो मार्कर यूज़ किए गए जाते हैं उनको 2 तरह डिवाइड किया गया है, सिलेक्टेबल मार्कर और ये जो स्क्रीनेबल मार्कर हैं या स्कोरेबल मार्कर हैं, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं कि हेल्प आइडेंटिफाई सेल्स दैट हैव सक्सेसफुली टेकन अप द फॉरेन डीएनए। ये हमें मदद प्रोवाइड करते हैं कि हम जो हमारा सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेंट हैं उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस केस में हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज़ करते हैं, जैसे कि एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस जीन है। अगर तो बैक्टीरिया जो हमारे सेल्स ग्रो कर सकते हैं इसका मतलब है कि उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया है, और अगर नहीं कर सक रहे तो फिर ऑब्वियसली वो हमारा जो प्लाज्मिड है वो नहीं कैरी कर रहा हमारी सिलेक्टेबल मार्कर जीन, और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कैरी नहीं कर रहा। तो ये जो मार्कर हैं ये सर्वाइवल बेस्ड हैं, ये जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेंट होगा उसके पास वही सिर्फ जिंदा रहेगा। फिर जो स्क्रीनेबल या स्कोरेबल मार्कर्स हैं इनमें क्या होता है कि ये डिस्टिंग्विश करते हैं उन सेल्स के बीच में जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं और जो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, विजिबल कलर देते हैं या क्वांटिफाइबल डिटेक्टेबल सिग्नल देते हैं। इसके अंदर फ्लोरेसेंस यूज़ हो सकती है या कोई एंजाइम एक्टिविटी हो सकती है, ऐसे हो सकता है कोई। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, बैक्टीरिया के अंदर एक लैक्जी जीन होती है। लैक्जी बेसिकली बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को इनकोड कर रही है। यहाँ पे लैक्जी है और यहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इसके लिए ब्लू वाइट स्क्रीनिंग की जाती है। जो पॉजिटिव कॉलोनीज होंगी वो वाइट कलर से इस तरह रिप्रेजेंट की जाएंगी, और जो हमारे पास नेगेटिव कॉलोनीज होंगी वो इस तरह से ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की जाएंगी। ठीक है।
अब जो नेगेटिव हैं सर्वाइव वो भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनका कलर चेंज है। तो इनका मकसद ये होता है कि हेल्प कोई किलिंग नहीं होती, सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल आइडेंटिफिकेशन होती हैं, और जो आउटपुट इनका है वो मेजरेबल है, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है, हमने जैसे अभी डायग्राम पे भी देखा, हमने लीफ लिया, उसकी स्टेरिलाइजेशन की, उसकी एपिडर्मिस रिमूव की, उसकी पीलिंग की। जो पील्ड सेगमेंट हैं उनको उनका प्लाज्मोलाइसिस किया जाता है, वाटर कंटेंट रिमूव किया जाता है और एंजाइम के साथ मिक्स किया जाता है कि वो उसकी सेल वॉल को रिमूव करें। जो सेल वॉल जब रिमूव हो जाएगी तो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट बन जाएगी, और उस प्रोटोप्लास्ट की हमने वॉशिंग करनी है और कल्चरिंग करनी है एमएस मीडिया के ऊपर। एमएस मीडिया पे कल्चर करेंगे और साथ ही उसकी फॉर्मेशन होगी कैलस। इस स्टेप पे आपने बैक्टीरिया ऐड करना है जो कि अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा कैरी करके आएगा। ये बैक्टीरिया जीन ऑफ इंटरेस्ट कैलस के अंदर ट्रांसफर कर देगा, जिससे क्या होगा कि अब वो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसके जीनोम का पार्ट बन जाएगा। हम इसकी रूटिंग और शूटिंग करवाएंगे और उसके बाद जो मैच्योर प्लांट बनेगा ये ट्रांसजेनिक प्लांट होगा। आप इससे अपने करेक्टर देख सकते हैं या करेक्टर्स का एक्सप्रेशन ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास यूजेस आ जाते हैं। इस टिश्यू कल्चर के क्या क्या यूजेस हैं हमारे पास। पहला है माइक्रो प्रोपगेशन, आप छोटे पैमाने पे लैब के अंदर ही प्लांट्स को प्रोपगेट कर सकते हैं। डिजीज फ्री प्लांट्स हैं जिसके अंदर आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसके अंदर आपके एक किसी पौधे के ऊपर कोई एक एपिडेमिक आ गई है, कोई ऐसी बीमारी आ गई है कि वो सारे पौधे मरते जा रहे हैं। तो आप अब क्या करेंगे कि आपने उस पौधे की टिप से जो एपिकल मेरिस्टेम है वो ले लेना है, उसको लैब के अंदर कल्चर कराना है और उससे फिर मल्टीपल प्लांट्स आपने प्रोपगेट करवाने हैं। तो इस केस के अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो वायरस फ्री होता है। तो इस तरह से आप वायरस फ्री प्लांट भी यहाँ से इस तरीके से ले सकते हैं। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। आप इसकी जर्म प्लाज्म को पौधे की स्टोर करके रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। अगर इन केस के कोई ऐसा कहत आ गया या कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि लाइफ वहाँ पे पॉसिबल नहीं, तो आपने उसको लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व कर लिया। आप क्रॉप इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी यील्ड इम्प्रूव कर सकते हो, सीड्स का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। आप सीडलेस वैरायटीज़ जैसे कुछ खजूरें हैं, सीडलेस सिट्रस है, आप इस तरह की वैरायटीज़ बना सकते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आप करा सकते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके वो सेल्स जो सेक्स सेल्स नहीं हैं, सोमैटिक सेल्स हैं, आप उनको सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे स्किन के सेल्स हैं, जैसे पौधे के स्टेम है, पौधे का लीफ है, ये सेल्स हो गए। तो आप इनको फ्यूज़ कराते हो और जो ट्रांसफॉर्मेंट जो एक सेल बनेगा उसके अंदर अब दोनों प्लांट का न्यूक्लियस होगा और इसको हम कहेंगे हाइब्रिड। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस होगा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और इसके अंदर जो वेरिएशंस होंगी उनको हम कहेंगे सोमा क्लोनल वेरिएशंस। इसके अंदर हाइब्रिड का भी कंसेप्ट आ जाता है कि अगर दोनों का डीएनए आया, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हुआ तो दैट केस हाइब्रिड, और अगर एक सेल का सिर्फ न्यूक्लियस आया, दूसरे की सिर्फ साइटोप्लाज्म आई, तो इसको कहेंगे हाइब्रिड। इस केस में हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बनवा सकते हैं लैब के अंदर ही। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बेसिकली डिफेंस रिलेटेड लाइक टर्पिनॉइड्स, ठीक है, अल्कलॉइड्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो डिफेंस में, पौधे के डिफेंस में काम करती हैं, उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। हम एम्ब्रियो रेस्क्यू कर सकते हैं। एम्ब्रियो रेस्क्यू का मतलब है कि जब आपने दो वैरायटीज़ को ऐसी को फ्यूज़ किया जिनका एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं कर रहा, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, इसकी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं कि वो डिस्टेंटली रिलेटेड वैरायटीज़ थी और एम्ब्रियो बना तो सही लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया, वो मर गया। तो इन दैट केस आप उसको लैब के अंदर प्रोपोगेट करवाते हो और उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, जिससे वो पौधा दोबारा डेवलप कर सकता है। आप क्रॉप प्रोडक्शन इन्हांस कर सकते हो, आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इन्हांस कर सकते हो। जैसे आप हमारे पास राइस की आप एग्जांपल ले लें, उसके अंदर हम विटामिन ए की, राइस नॉर्मली विटामिन ए नहीं प्रोड्यूस करता, तो उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हम उसमें गोल्डन राइस उसको कहते हैं, विटामिन ए के आर्टिफिशियली या खुद से डालते हैं जीन्स, फिर वो विटामिन ए भी सिंथेसाइज कर रहा होता है बेटर फ्लेवर करने के लिए, ठीक है। और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं कि जब आप इस तरह के लाइक बायो कंट्रोल जब आप कर लोगे या आपने ऐसी वैरायटीज़ बना ली जो इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस हैं, अब आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप केमिकल से जान छुड़वा जाओगे। तो हर्बिसाइड टॉलरेंस आ जाता है इसमें, इस तरह वायरस टॉलरेंस आ जाता है, डिलेड फ्रूट राइपनिंग है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आप टिश्यू कल्चर की मदद से ले सकते हैं। अब आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स तो बना लिए,
लेकिन इनके साथ इश्यूज कौन कौन से हैं उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले हमें आप देखें लोगों को एलर्जी होती है, जीएमओ से एलर्जी होती है, जिसमें क्या आप देखें नट एलर्जी है, फिश से एलर्जी है, ठीक है। तो अब वो लोग उस फूड को कंज्यूम नहीं कर सकते जिसकी वजह से उनको एलर्जी हो रही है। दूसरे नंबर पे आ जाता है अनइंटेंडेड इफेक्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं है, आपने एक जीन तो इंसर्ट कर दी लेकिन मे बी वो टॉक्सिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। आपका भी कोई फीचर, आपका कोई करैक्टर, आपका कोई ट्रेट वो सेटिस्फाई कर रही है लेकिन साथ ही वो टॉक्सिन प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है, या अगर टॉक्सिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है तो वो न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ को अल्टर कर रही है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को अल्टर कर रही है। और फिर आ जाता है हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आपने एज अ मार्कर जीन यूज़ की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, तो ये जीन ट्रांसफ़र हो सकती है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में, और ये इन्वायरमेंट में जीन एस्केप कर सकती है, बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अब होगा क्या कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आएगी इस वजह से। आपने तो फ़ायदे के लिए किया लेकिन अनइंटेंशनली क्या हुआ कि आपने बैक्टीरिया को इस तरह की जीन दे दी जो आपकी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस रखती है। और इसमें फिर लॉन्ग टर्म सेफ्टी कंसर्न भी आ जाते हैं कि लंबे टाइम के बाद क्या होगा इसका हमें कोई पता नहीं। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में हमारे पास जीन फ्लो कंटेमिनेशन की वजह से क्या होता है कि सुपर बग्स बनते हैं और सुपर वीड्स बनती हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें हो सकती है। क्रॉस पॉलिनेशन होगी वाइल्ड टाइप और जो आपने जीएमओ प्लांट है उसके बीच में, तो वो जो रेजिस्टेंस जीन है वो उसमें ट्रांसफर हो सकती हैं और फिर वो जो वाइल्ड टाइप है वो आपके लिए नुकसानदेह बन जाएगी, वो सुपर वीड बन जाएगी। इस तरह अगर बैक्टीरिया में जाएंगी तो वो सुपर बग बन जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे जीन फ्लो, और जिससे क्या होगा रेजिस्टेंस डेवलप होगा। सॉइल स्टीरिलिटी हो सकती है एसटी के, और इसमें रिस्क होता है कि आप एक्सीडेंटली उस जेनेटिकली मॉडिफाइड पैथोजन को एनवायरनमेंट में रिलीज ना करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जितने भी एनवायरनमेंट में माइक्रोब्स हैं उनको भी वो जीन्स ट्रांसफर होती जाएंगी। इसके ऊपर फिर कुछ एथिकल इश्यूज हैं जिसके अंदर मॉरल ऑब्जेक्शन आ जाता है कि ये सारा प्रोसेस अननेचुरल है, अल्लाह ने इस तरह से चीज़ें नहीं बनाई, हम ह्यूमन मेड हैं, ये चीज़ें मैन मेड हैं। तो फिर ये कंसर्न है इसके ऊपर। एनिमल वेलफेयर आ जाती है कि उनकी शॉर्ट लाइफ है, डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं उनमें। ट्रांसजेनिक एनिमल जो बनाए जा रहे हैं उनकी शॉर्ट लाइफ हैं और उनके अंदर डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं। फिर इसके अंदर ये भी कंसर्न है कि कंज्यूमर राइट्स हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड मार्केट में जाता है तो उसके ऊपर लेबलिंग होनी चाहिए प्रॉपर कि ये जीएमओ है, जिसको एलर्जी है तो वो उसको कंज्यूम ना करे। और इस पे पब्लिक डिस्ट्रस्ट है जिसकी वजह से भी एक ये डिबेट का टॉपिक है। और फिर इसमें इकोनॉमिक इश्यूज भी आते हैं कि इसके अंदर हमारा कॉर्पोरेट कंट्रोल आ जाता है, कुछ मोनोपोलीज आ जाती हैं जिसमें फार्मर्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि उन्होंने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, उनको सेव नहीं करना, और फार्मर ने सिर्फ डिपेंड करना है किसके ऊपर, कंपनीज के ऊपर, कि सीड उनसे ही हर दफ़ा ही खरीदें। अब बेचारा फार्मर यहाँ पे सीड सेव नहीं कर सकता, कंपनी जो सीड बनाएगी वो एक ही दफ़ा यूज़ हो सकता है और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो फर्टाइल नहीं रहता या ग्रो नहीं करता या वो सीड्स बेयर नहीं करता। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट इसका आता है वो हाई डेवलपमेंट कॉस्ट है और फिर वो फार्मर के लिए भी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि हाउ कंपनीज प्रोड्यूस सीड्स दैट आरंट रीयूजेबल। तो होता क्या है कि जो कंपनीज हमारे पास हैं, बायोटेक्नोलॉजी की कंपनीज हो गई या एग्रीकल्चर की कंपनीज हो गई, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स दे रही हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज सेल कर रही हैं उनके सीड्स, तो वो क्या करते हैं कि प्लांट 1 हाई ट्रेड्स जिसके हैं और प्लांट 2 जिसके हाई ट्रेड्स हैं उनसे लेके गुड ट्रेड उनसे इकट्ठे कर लेते हैं और ये जो एक वैरायटी बनाते हैं F1 हाइब्रिड है। अब ये हाइब्रिड तो बहुत अच्छी यील्ड देता है, लेकिन यही F2 जनरेशन जब ग्रो कराई गई तो जेनेटिकली अनस्टेबल थी, ये इसकी यील्ड लो थी और लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इन कैरेक्टर्स की वजह से अब फार्मर इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, इससे उसको और नुकसान होगा अगर ये कल्टीवेट करता है तो। और ये किया किसने? इन कंपनीज ने, ठीक है, ताकि फार्मर दोबारा हमारे पास आए, हमसे ही वो वैरायटी का सीड ले और वो कल्टीवेट करे ताकि हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहे। तो अब ये जो कंपनीज हैं ये इस तरह करती कैसे हैं, ये सारा प्रोसेस पॉसिबल कैसे बनाया जाता है? तो इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर एक लीथल जीन इंसर्ट कराया जाता है प्लांट जीनोम के अंदर और ये जीन तभी एक्टिवेट होता है जब सीड बन रहा हो। अब आपने एक दफ़ा सीड तो ले लिया कंपनी से, ठीक है, इसको ज़रा बना के देख लेते हैं कि एक दफ़ा सीड आपने ले लिया, ये कंपनी से आपने परचेज कर लिया। अब जब कंपनी ने बनाया था इसके अंदर क्या किया था कि तो प्लांट्स में होता क्या है कि कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो एम्ब्रियो लेवल पे सिर्फ एम्ब्रियो में ही एक्सप्रेस करती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक लीथल जीन यहाँ पे लगाई, साथ एक रिप्रेसर लगाया यहाँ पे और यहाँ पे प्रमोटर आ गया। अब जब इस प्रमोटर ने एक्सप्रेस करना है कब? जब सीड
एम्ब्रियो लेवल पे है जब सीड ग्रो करने लगा, लेकिन ये प्रमोटर एक्सप्रेस नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर लगा हुआ है, ये रिप्रेसर। अब जब कंपनी ने सीड सेल किया तो उसको एक केमिकल में डिप किया, वो केमिकल ही बेसिकली रिप्रेसर था जो यहाँ पे आके बाइंड किया। अगर ये कंपनी ना लगाती तो प्रमोटर एक्टिव हो जाता और ये लिथल जीन पहली F1 जनरेशन में ही आ जाती और हमारा जो सीड था वो हमें लो यील्ड देता। लेकिन कंपनी ने बड़ा अकल यूज़ किया, यहाँ पे रिप्रेसर डाल दिया। फर्स्ट जनरेशन में जब इसको ग्रो किया गया तो इस रिप्रेसर ने इस प्रमोटर को एक्टिव नहीं होने दिया, जिसकी वजह से ये लीथल जीन काम नहीं कर सकी। बट जब इससे प्रोडक्शन हुई सीड की, यहाँ पे ये सीड बने, जब फार्मर के पास सीड बने, ये हमारे पास F1 जनरेशन बन गई। जब इससे फार्मर सीड लेने लगा या इसने ग्रो कराई, अब जो यील्ड थी वो थोड़ी हो गई, या अब तो ग्रो ही नहीं की या वो थोड़ी हो गई। सेल्फ डिस्ट्रक्ट अगर जीन डली हुई होगी तो वो ग्रो ही नहीं करेगी, जिसके अंदर क्या होगा, वो लीथल जीन जो है वो उस एम्ब्रियो को किल कर देगी और वो प्लांटलेट या प्लांट बन ही नहीं सकेगा। या अदरवाइज अगर कोई और जीन यूज़ की गई है तो वो उसकी यील्ड को लो कर देगी। अब यहाँ पे फार्मर को नुकसान हो जाएगा। फार्मर ने क्या करना है, यहाँ पे ये F2 जनरेशन है, फार्मर ने ये सीड कंज्यूम कर लेने हैं, मे बी उसका आटा बना ले, फ्लोर बना ले, या वट एवर पर्पज़ इट विल सेटिस्फाई, वो इन सीड्स को यूज़ कर लेगा। लेकिन दोबारा ग्रो कराने के लिए उसने कंपनी के पास जाना है। तो इस तरह कंपनी अपना धंधा चमकाती है। अब यहाँ पे जो दो तरह की जेनेटिक रिस्ट्रिक्शंस यूज़ की जाती हैं, जिनको कहते हैं जेनेटिक यूज़ रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी, GURTs। एक VGURT है और एक TGURT है। V फॉर वैरायटी है और T फॉर ट्रेट है, जिसके अंदर रिकम्बिनेज यूज हो रहा है, ब्लॉकर सीक्वेंस है और एम्ब्रियो स्पेसिफिक प्रमोटर है और एक इंड्यूसर रीजन है। ट्रेट क्या है कि अगर आप इंड्यूसिबल केमिकल या जो इंड्यूसर है वो प्रोवाइड कर देंगे तो F2 में आप अब वो ट्रेट ले सकते हैं। अगर तो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो F2 में आपके पास वो ट्रेट नहीं आएगा। सेम इस तरह पूरी वैरायटी की बात कर लें, पूरे प्लांट की बात कर लें, उसको ग्रोथ से रोकने के लिए आपने ब्लॉकर यूज़ करना है। अगर तो ब्लॉकर यूज़ कर लिया तो आप F2 से हाई यील्ड ले सकते हैं। अगर ब्लॉकर यूज़ नहीं किया, जो कि फार्मर के पास ब्लॉकर नहीं है, तो क्या होगा कि ये अब वैरायटी उसके पास ग्रो नहीं करेगी। तो इस सारे प्रोसेस को हम इस डायग्राम के ज़रिए समझेंगे। इसमें ये हमारे पास सीड है, इसके अंदर अब ये सीड कंपनी ने फार्मर को सेल करना है, तो उन्होंने इसके अंदर क्या डाल दिया, जीन 1 डाला है जो एक रिप्रेसर जीन बनाता है और उस रिप्रेसर जीन से ये रिप्रेसर प्रोटीन बनती है। जीन 2 बेसिकली एक रिकम्बिनेज जीन है और रिकम्बिनेज एक एंजाइम बनता है जो रिकम्बिनेशन काज करता है या फिर वो कट करता है, यहाँ कोई सीक्वेंस उसने रिमूव करना है या रिकम्बिनेशन इवेंट काज करना है। और जीन 3 ये होती है जिसके अंदर एक लेट प्रमोटर है और एक टॉक्सिन जीन है, और जब ये टॉक्सिन जीन एक्सप्रेस होगी तो ये टॉक्सिन बनेगा जो कि सीड को किल कर देगा। अब कंपनी ने क्या किया कि सारी चीजें सीड के अंदर डाल दी और उसको इंड्यूसर से ट्रीट कर दिया। इंड्यूसर कोई भी केमिकल है, ये टेट्रासाइक्लिन हो सकता है। अब जब ये फार्मर सीड ले जाएगा, वो उसको फसल में डालेगा, तो इसके अंदर कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा कि रिप्रेसर नॉर्मली क्या हो रहा था कि रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा था जो आके यहाँ पे बाइंड कर रही थी, और हमारे पास जो रिकम्बिनेज एंजाइम था वो नहीं बन पा रहा था। अब ये नहीं बन पा रहा था तो रिकम्बिनेशन इवेंट नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही इंड्यूसर डाला गया, इस इंड्यूसर ने यहाँ पे आके बाइंड किया और इस रिप्रेसर को यहाँ से हटा दिया, तो जीन 2 जो हमारा है सीक्वेंस 2 ये भी एक्टिव हो गया और अब हमारे पास रिकम्बिनेज एंजाइम बनने लग गया। जैसे ही ये बना, इसने क्या किया, यहाँ से ये एरिया जो कि ब्लॉकर सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस ने ब्लॉक किया हुआ था कि हमारा टॉक्सिन जीन टॉक्सिन फॉर्मेशन ना करे, तो ये एरिया यहाँ से अब रिमूव हो गया। अब हमारा सिर्फ रह गया लेट प्रमोटर और टॉक्सिन जीन। तो अब इस सारे प्रोसेस के अंदर फार्मर ने पूरा पौधा ग्रो कर लिया, लेकिन जैसे ही उसके पास सीड्स बनेंगे दोबारा, उन सीड्स में क्या होगा कि अगर वो उनको कल्टीवेट करता है, अब यहाँ पे ब्लॉकर रीजन नहीं है, लेट प्रमोटर एक्टिव हो चुका है और उन सीड्स के अंदर टॉक्सिन फॉर्मेशन होने लग जाएगी। अब ये प्रमोटर बेसिकली एम्ब्रियो ही लेवल पे काम करता है कि एम्ब्रियो के अंदर इसने टॉक्सिन जीन को एक्टिव कर देना है, टॉक्सिन फॉर्मेशन होने लग जाएगी और वो टॉक्सिन इस एम्ब्रियो को किल कर देगा। ये सीड अब प्रोपोगेट नहीं कर सकता, अगर करेगा भी सही तो अनस्टेबल होगा। तो ये कंपनी थोड़ी सी चाल चलती हैं ताकि फार्मर दोबारा उनके पास आए और वहाँ से सीड अगेन परचेज करे और उनकी बिक्री होती रहे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हैं या आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूँगा
आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करूं या उसके ऊपर एक न्यू वीडियो बनानी है तो मैं न्यू वीडियो बना के डालूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।